हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर पोएट्री सेक्शन पे सीरीज शुरू करो, एप्रिसिएशन पोएम का कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज ऑन पोएट्री सेक्शन। फ्रेंड्स, पोएट्री सेक्शन का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3A एंड 3B, ये टोटल 14 मार्क्स के लिए है। एंड जो रिड्यूस सिलेबस होने के बाद टोटल सिलेबस बचता है तो ओनली 6 पोएम्स आर देयर विच वी हैव टू स्टडी। मतलब सिर्फ 6 पोएम्स की हमें स्टडी करना है। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गुड न्यूज कि हर एक पोएम का 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आज हम फर्स्ट पोएम का 1 शॉर्ट वीडियो बताएंगे जिसमें आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही साथ लाइन टू लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि पूरे पोएम का पोस्टमार्टम यहाँ पे हम कर देंगे। हर एक लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच छुपी है ये हम ढूंढ के निकालने वाले हैं। इसके साथ ही आपको हर पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है ये भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के बारे में HSC बोर्ड का जितना भी सिलेबस है, ग्रामर, टेक्स्ट, नॉन टेक्स्ट, सभी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। 2.1 सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। दिस इज द फर्स्ट पोएम। ये हमारे सिलेबस की फर्स्ट पोएम है, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पोएम है, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, इज रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। Walt Whitman was born in 18th century. Friends, he is also known for his work that is the father of free verse. दोस्तों, इन्हें father of free verse भी कहा जाता है। Maybe because the most of poem he has written are of free verse. ज़्यादा से ज़्यादा पोएम इन्होंने फ्री वर्स के लिखे होंगे, शायद इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने जितने भी सारे पोएम्स लिखे हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड विथ प्लेसेस एंड पीपल। इन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं वो पोएम्स ज़्यादा करके प्लेस एंड पीपल के बारे में ही लिखे गए हैं। देन ये जो गिवन पोएम है, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास उनका एक पोएट्री कलेक्शन है, वहां से इन्होंने ये पोएम ली गई है। इसके अलावा वॉल्ट विटमैन हैज रिटन वन ऑफ द पोएम कॉल्ड ओ कैप्टन माय कैप्टन, which he wrote on the death of Abraham Lincoln, who was the president of America. And this poem was widely famous. आपके भी 10th या 9th के सिलेबस में ये पोएम है हमारे लिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन। नाउ अबाउट दिस पोएम, ये पोएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज अ मोनोलॉग। दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है। मोनोलॉग फॉर्म जो होता है जिसमें द पोएट हिमसेल्फ टेल्स एंड ही इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी कि जब खुद हम हमारे बारे में कहते हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस खुद शेयर करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज मोनोलॉग। सो द सॉन्ग ऑफ पोएम इज अ मोनोलॉग एंड इट इज रिटन इन फ्री वर्स। वी डू नॉट फाइंड अ स्पेसिफिक रिदम और राइमिंग स्कीम इन द पोएम। दोस्तों, ये पोएम में हमें कहीं पर भी प्रॉपर स्कीम, यहाँ पे राइम स्कीम नहीं मिलती है। ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्री वर्स में। देन द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज वन ऑफ द सेक्शन ऑफ ग्रास ऑफ लीव्स। लीव्स ऑफ ग्रास ये उनका कलेक्शन है, वहां से एक पोएम यहाँ पर ली गई है। एंड दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड ब्यूटिफुल पोएम where we come to know our self-reliant, self-awareness, then willpower and
हार्टनेस, टेंडरनेस ऑफ हार्टनेस। यानी कि ये जो 3 वर्ड्स है दोस्तों, ये 3 वर्ड्स है ये पोयम का थीम। तो जब हम थीम लिखेंगे तो ये वहां पे हमें लिखना है फ्रीडम, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोयम। देन यहाँ पे देखो व्हाट द पोएट टेल्स अस, अ मैसेज गिवन टू अस। एक मैसेज यहाँ पे पोएट ने हमें दिया गया है। द मैसेज इज दैट व्हेन वी आर इन लाइफ, या फिर हम जब हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सम आर रिच एंड सम आर पुअर, बट ऑल दे हैव ओनली वन रोड। सभी के लिए एक ही ट्रीटमेंट होती है। देन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ होती है वहाँ पे हमें एक मैसेज मिलता है, एक लेसन मिलता है, दैट इज विजडम या फिर वॉइसनेस, जो कि हमें हमारे जो लाइफ होता है, वर्ल्ड होता है, वहीं पर ही मिलता है। दिस लेसन वी डोंट गेट एट स्कूल और कॉलेजेस। स्कूल या कॉलेजेस में हमें ये नहीं मिलती है, ये सीख, ये लेसन हमें मिलता है, ये दुनिया से मिलता है। व्हेन वी मीट पीपल, व्हेन वी गो अराउंड द वर्ल्ड, देन वी कम टू नो अबाउट दिस वैल्यूज। तो ये एक वैल्यू भी है जो हमें यहाँ पे मिलती है, दैट इज विजडम या फिर वॉइसनेस। Now about the poet and poem. The road now in the given poem, यहाँ पे पोएट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया है। नाउ हियर रोड इज नॉट अज्यूम एज द रोड ऑन विच वी वॉक। जिस रोड पे हम चलते हैं वो रोड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रोड इज मेटाफोरिकली यूज टू शो द जर्नी ऑफ लाइफ, एंड इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मोबाइलिटी। मोबाइल दोस्तों हमें पता है मोबाइल क्या होता है, जब हम घूमते फिरते बात कर सकते हैं, यानी मोबाइल मीन्स मूविंग। मोबाइल का एक्चुअली मीनिंग होता है मोबाइल, मूविंग करना। तो रोड जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा मोमेंट में बताया गया है। हमारी लाइफ भी जो है ना वो हमेशा मोमेंट में ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने कहा है। यानी कि इफ वी आर स्टेबल, if we are still, then our life is emotionless। अगर हम कुछ भी मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह स्टेबल है, स्टेडी है, तो हमारा लाइफ जो है वो अनइंटरेस्टिंग है। यानी कि जब हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें बहुत ही मजा आएगा। आप अगर पोएम को देखेंगे तो यू फाइंड दैट देयर आर 3 स्टैंजास एंड द लेंथ ऑफ लाइन्स इज अनइक्वल। यहाँ पे आप देखेंगे कि पोएम में टोटल 3 स्टैंजास है, ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स, एंड हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन की लेंथ जो होती है वो अनइक्वल है, कभी बड़ी है कभी छोटी है। मे बी द पोएम्स वांट टू शो थ्रू दीज अनइक्वल लेंथ ऑफ लाइन्स दैट इज अप एंड डाउन्स इन लाइफ और सॉरो एंड जॉय इन लाइफ। मे बी इन्हें इस जो लेंथ का क्या कहेंगे, लाइन की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा इसीलिए मे बी की होगी क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत बार अप एंड डाउन्स आते हैं। बड़ी लाइन आई तो अप हो गया, खुशी हो गई, और छोटी लाइन आ गई तो डाउन हो गया, मतलब गम हो गया। यानी कि कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से यहाँ पे पोएम की जो लेंथ है लाइन की, ये कुछ इस तरीके से हमें बताती है। चलो अब देखते हैं पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। So this is the first stanza of the poem. The poem opens with the readiness of poet. शुरू में ही पोएट अपना रेडीनेस, हाउ ईगर ही इज टू गो टू विजिट प्लेसेस, कितना वो क्या कहेंगे हम एनर्जेटिक है, बहुत ही ईगर है नए नए प्लेसेस को विजिट करना। तो पोएट कहते हैं अफूट एंड लाइट हार्टेड, अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक to the open road, healthy, free, the world before me. The poet says that now I am ready to go and my heart is very light hearted. Light hearted का मतलब होता है very happy
एंड अफूट मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, किसी काम को स्टार्ट करना या गोइंग जिसे कहेंगे हम, ठीक है ना। एंड लाइट हार्टेड मीन्स वेरी डिलाइटेड और हैप्पी, लाइट हार्टेड, very happy. The poet is very happy to start his journey. So he says that I start my journey with very happy attitude or joyful attitude, and now I am ready to start. Now he says that the world before me is healthy and free. अब पोएट कहते हैं कि मेरे सामने जो दुनिया है, जहां मुझे घूमने के लिए जाना है, तो ये दुनिया हेल्दी है, मतलब he himself is very healthy and he is free from all the burdens, all the shackles, all the what we can say relations, सभी से वो मुक्त हो चुके, and he is going to start alone his own traveling. अब वो अकेले खुद ही अपनी दुनिया घूमने के लिए जा रहे। दोस्तों यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम लिखी है ये मे बी बहुत सारा एक्सपीरियंस पोएट को आने के बाद लिखी है, एंड उनका ये कहना है कि अकेले ही हम हमारी दुनिया में जो भी जॉय है, हैप्पीनेस है, वो खुद से ही मिल सकता है, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट लाइन में जो है ना, अफूट एंड लाइट हार्टेड I take to the open road. In the opening line we find a figure of speech. अब हम थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दी है, यहाँ पे I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है बिकॉज इट इज अ मोनोलॉग। ये मोनोलॉग है इसलिए यहाँ पे आपको प्रोनाउन I का यूज ज्यादा दिखेगा। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये है सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का, लेकिन ये कहां पर आ चुका है, एट द मिडल ऑफ सेंटेंस। जनरली वी नो दैट सब्जेक्ट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। हमें पता है भाई इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, लेकिन यहां पर देखो ये बीच में आ चुका है। अब क्या है देखो, टेक ये है वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट या फिर एट्रीब्यूट। अभी ये भी है इसके साथ में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या किया है कि सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया है ना। जब ऐसा सीक्वेंस चेंज हो जाता है वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, उसका नाम होता है इनवर्जन। तो फ्रेंड्स ओपनिंग लाइन में हमने एक फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ के निकाली है, दैट इज इनवर्जन। तो पहले लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इनवर्जन। साथ ही साथ ओपन रोड, अब यहां पे देखिए रोड का यूज किया गया है, एंड दिस रोड डजंट मीन द रोड ऑन विच वी वॉक। ये रोड मतलब वो रोड नहीं है जिसके ऊपर से हम चलते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं। ये रोड जो है ना, दिस रोड इज जर्नी ऑफ लाइफ और रोड ऑफ लाइफ। हमारी जो जर्नी है लाइफ की, वो जो रोड है उसे कहा गया है। मतलब यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच आती है, दैट इज मेटाफर। देखो दोस्तों एक ही लाइन में हमने दो फिगर ऑफ स्पीच फाइंड की चुकी है, दैट इज इन्वर्जन एंड मेटाफर। यहाँ पे आपको दूसरा एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं दिखाई देगा, जैसे कि टी का साउंड है तो अलिट्रेशन है, तो ये कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड बिफोर मी इज very fresh and healthy. The long brown path before me leading wherever I choose. Now in the given line the poet is so confident, बहुत confident है दोस्तों, because he has many options to choose. Now there is no restriction, no burden, या किसी का भी दबाव नहीं है कि आप ये रास्ते को चुनो। तो वो कहते हैं कि वेर एवर आई चूज, जो भी मैं चुनना चाहूंगा वो रास्ता मैं चुनूंगा। द लॉन्ग ब्राउन पाथ, अब यहां पे देखिए लॉन्ग ब्राउन पाथ, पाथ का मतलब होता है वे या फिर रोड। अब देखिए यहाँ पे रोड एंड पाथ दोनों एक ही वर्ड है, सेम मीनिंग है इनका। यहां पे उनका ये कहना है कि लॉन्ग ब्राउन पाथ। अब देखो दोस्तों
अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप वहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है फेड करके कि एक रास्ता बताया है, आजू बाजू में थोड़ा सा डेजर्ट जैसा बताया है। शायद पोएट को यहाँ पे ये बताना होगा कि दुनिया में या लाइफ में जितना भी अनहैप्पीनेस है, नर्वसनेस है या फिर टेंशन है, वो सारा, वो उसे क्या कहा है, ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग विच एवर सॉरी वेर एवर आई चूज। तो अब जो है मैं ऐसे रास्ते से निकल चुका हूं जहां से जितने भी वरीज है, टेंशन है या फिर शेकल्स है, उन्हें छोड़ के मैं एक ऐसा रास्ता चुनने वाला हूं जो रास्ता मुझे हैप्पीनेस के तरफ लेके जाएगा। यहां पर भी देखिए दोस्तों, एल एंड एल, ये जो साउंड है ना, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में सॉरी, यहां पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज अलिटरेशन। ये बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। वी फाइंड अलिटरेशन एट मेनी सेंटेंसेस। पोएम के जितने भी लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइन में हमें ये फिगर ऑफ स्पीच फाइंड की जाती है। अब ये फिगर ऑफ स्पीच कैसे फाइंड होती है, तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में 2 और मोर देन 2 टाइम आ रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लॉन्ग का स्टार्टिंग में एल आ चुका है एंड लीडिंग का स्टार्टिंग में भी एल आ चुका है, यानी कि द साउंड एल यहां पे 2 टाइम्स आ चुका है। अगर दिए गए सेंटेंस में किसी भी वर्ड के पहले में कॉन्सोनेंट साउंड 2 या मोर देन 2 टाइम्स आता है तो वहां पे होगा अलिटरेशन। ठीक है, तो चलो अगला स्टैंजा देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा। Henceforth I ask no good fortune, I myself am good fortune। Henceforth, henceforth का मीनिंग होता है now on, from now on, इसके आगे, इसके आगे I ask no good fortune। Good fortune means here luck। The poet is so much confident that now on in upcoming situations I will not wait for good luck। मैं अब के बाद किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ गुड फॉर्चून, आई एम लकी। मैं खुद ही इतना लकी हूं भाई कि मुझे किसी के लक की या अच्छे टाइम का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मैं अभी कभी भी नहीं वेट करूंगा। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। इसके बाद whimper, whimper means to cry or groan, to show or to express pain or happiness, unhappiness। यानी कि जब भी हमें अनहैप्पीनेस या फिर क्या कहेंगे, पेन एक्सप्रेस करते हैं ना हम, जब भी हमें पेन होता है, अनहैप्पीनेस, तो हम जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्राई करते हैं, ग्रोन करते हैं, उसे कहते हैं विम्पर। henceforth, now then on, इसके आगे मैं कभी भी नहीं रोऊंगा। henceforth I whimper no more, postpone no more। अब मैं किसी भी चीज को पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना या फिर पुट ऑफ करना, किसी बात को पुट ऑफ करना या फिर आगे ढकेल देना। पोस्टपोन नो मोर, हम अभी किसी भी चीज को आगे नहीं ढकेलेंगे, डिले नहीं करेंगे, नीड नथिंग। अब फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए, एक मिनट, henceforth I whimper, whimper, ये जैसे ही हम प्रोनाउंस करते हैं ना whimper, इट क्रिएट अ साउंड इफेक्ट। इससे एक साउंड इफेक्ट होता है
एंड यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, दैट इज ओनोमैटोपोइया। Friend, onomatopoeia is one of the figure of speech in which when a word create a sound effect itself, जब किसी वर्ड से हमें साउंड इफेक्ट आता है, जैसे विम्पर, ये विम्पर जो वर्ड है एक साउंड क्रिएट करता है रोने की, या फिर क्या कहेंगे हम, हर बात को किरकिर करने की जो आदत होती है ना, वो इस वर्ड से आती है। हेजिटेशन की ये वर्ड है ना, इससे आती है। तो ये जो वर्ड है, मतलब ये सेंटेंस में एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज की है, दैट इज ओनोमैटोपोइया। सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए, आई विम्पर नो मोर, यानी कि आई विल नॉट क्राई ऑन माई अनहैप्पीनेस और पेन्स। पोस्टपोन नो मोर, आई विल नॉट पोस्टपोन एनीथिंग। अभी क्या हो रहा है, एक एक बात यहाँ पे ऐड करते जा रहा है। जो ग्राफ होता है ना, है ना, वो कैसे बढ़ते जाता है, उस तरीके से। नीड नथिंग, अभी मैं कभी भी इन फ्यूचर इसके बाद किसी भी बात के लिए मैं मेरा क्या कहेंगे अनविलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करूँगा, किसी भी बात को पोस्टपोन डिले नहीं करूँगा, आगे नहीं ढकलूँगा। एंड आई नीड नथिंग, यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, ये एक पोएट की एटीट्यूड हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखिए ये सारे आइडियाज जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इसे क्या कहेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर। एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आइडियाज असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब एक होने के बाद दूसरी, दूसरी होने के बाद तीसरी, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच हमें मिलती है, दैट इज क्लाइमैक्स। यानी कि गिवन सेंटेंस में ओनोमैटोपोइया भी है एंड क्लाइमैक्स भी है। यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच है। देन यहाँ पे देखिए, नो मोर नो मोर, द होल वर्ल्ड इज रिपीटेड, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। जब पूरा वर्ड रिपीट होता है तो वहां पे बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज रिपीटेशन। तो फ्रेंड्स ये लाइन में हमें 3 फिगर ऑफ स्पीच मालूम हो गए हैं। एक तो ओनोमैटोपोइया, यहां पर एक एक बातें ऐड हो रही इसलिए क्लाइमैक्स। एंड नो मोर, नो मोर 2 बार रिपीट हो रहा है पूरा वर्ड, तो इसलिए एक है रिपीटेशन। यानी कि एक ही लाइन में हमें 3 फिगर ऑफ स्पीच मिले हैं। देन अगले लाइन में देखेंगे हम, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म। डन विथ, डू विथ एक फ्रेज है दोस्तों, डू विथ इंडोर कंप्लेंट्स। अभी यहां पर मे बी द पोएट्स वांट्स टू से दैट he is fed of all the tensions, quarrels which take place in his own family या surrounding, maybe by friends, family members। इनके जितने भी कंप्लेंट्स थे ये इससे भी तंग आ चुके हैं। एंड इतने सारे कंप्लेंट्स हो चुके हैं। लाइब्रेरीज, यहाँ पर भी लाइब्रेरी मतलब हम जो लाइब्रेरी हमारी होती है जहाँ से हम बुक्स लेते हैं, जमा करते हैं, है ना, उस तरीके का मीनिंग यहाँ पे नहीं एक्सपेक्टेड है। मे बी लाइब्रेरीज का मतलब है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वरीनेस, टेंशन, बर्डन बहुत जमा हो चुके, वो जमा किए गए जहाँ पर है, दैट इज लाइब्रेरीज। क्वेरलस क्रिटिसिज्म, क्वेरलस का मीनिंग है दोस्तों कंप्लेनिंग, कंप्लेन करते रहना। अब देखिए क्वारलस क्रिटिसिज्म, तो पोएट कहते हैं कि ऑलरेडी मैं जितने भी कंप्लेंट्स थे जो मेरे फ्रेंड के तरफ से है, मेरे जो भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, फैमिली मेंबर्स है, उनके सारे कंप्लेंट्स से मैं अब तंग आ चुका हूँ। लाइब्रेरीज एंड क्वेरलस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन्स टू टेल बैड अबाउट समवन, किसी के बारे में बुरा कहना या कुछ टिप्पणी करना। क्वेरलस कंप्लेनिंग, अब यहाँ पे देखिए क्वेरलस का मतलब एंड कंप्लेन का मतलब एक ही हुआ। ये दोनों वर्ड दिखने में अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग दोस्तों कैसा है, सेम है। अब देखिए कंप्लेंट्स एंड क्वेरलस,
क्वारलस का ही मतलब क्या है? कंप्लेंस। कंप्लेंस का ही मतलब है क्वारल, यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम्स है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर ऐसे दो वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग एक ही है, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर दो डिफरेंट वर्ड लेकिन मीनिंग एक ही होता है। जैसे कि वे एंड पाथ, टॉटोलॉजी का एक दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं हम, पाथ एंड वे, या फिर रोड। अब देखिए सभी एक ही मीनिंग है लेकिन वर्ड कैसे अलग अलग है। या फिर होम एंड हाउस, स्टोरी एंड टेल। देखो ये जो एग्जांपल है दोस्तों, दे आर एग्जांपल ऑफ टॉटोलॉजी। ये सारे टॉटोलॉजी के एग्जांपल। सेकेंड, यहां पर देखिए क्वारलस, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, हर एक स्टार्टिंग में के का साउंड आ रहा है। क्वारलस, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, तो यहां पे अलिट्रेशन भी है। द साउंड के इज रिपीटेड, यहाँ पे के साउंड जो है रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लिख देते हैं इसका फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज अलिट्रेशन एंड कॉरलस क्रिटिसिज्म। अब देखिए क्रिटिसिज्म कॉरलस भी हो सकते हैं या फिर दूसरे भी हो सकते हैं, यानी कि कॉरलस ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो रहा है किसी इंसान से, पर्सन से किसी क्रिटिसिज्म के लिए, यानी कि एक का एडजेक्टिव दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ये ऐसा ट्रांसफर होता है तो वहां एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट, यानी कि एक ही लाइन में हमें तीन फिगर ऑफ स्पीच मालूम हो चुकी है, कंप्लेंट्स एंड क्वारलस, two different word having same meaning, that is tautology. The sound k या querulous c है ना, is repeated, that is alliteration, and querulous criticism, the क्या कहेंगे, epithet or adjective is transferred from man, person to criticism, that is transfer epithet। यानी कि यहाँ पे भी हमें तीन फिगर ऑफ स्पीच मिले हैं। Strong and content, I travel the open road. Now, how positive or optimistic the poet is. पोएट का ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखता है कि आई एम सो स्ट्रांग, मेरा जो विल है, मेरी जो डिजायर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, फिजिकली मे बी और मेंटली। ये स्ट्रांग जो है यहाँ पे पोएट का फिजिकली स्ट्रांगनेस भी बताता है एंड मेंटली स्ट्रांगनेस भी बताता है, यानी कि पोएट इज सो ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव है, एंड कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। अब पोएट बहुत सेटिस्फाइड है, उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं ना, व्हेन वी बिकम सेटिस्फाइड, कब होते हैं हम? व्हेन वी गेट एवरीथिंग व्हाट एवर वी वांट, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है जब वो मिल जाता है तो हम सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे अब सेटिस्फाइड हो चुके होंगे कि पोएट्री का जो टेंशन था वो अभी हमारा चले गया है। तो पोएट भी बहुत कंटेंट है, सेटिस्फाइड है। आई ट्रेवल द ओपन रोड, यहां पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, जिसे फर्स्ट लाइन में हमने देखा था, सब्जेक्ट बीच में आ चुका है ना। ट्रैवल ये वर्ब है, द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। जब सीक्वेंस चेंज हुआ होता है दैट इज इनवर्जन, यानी कि ये यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो है इनवर्जन। ये सेंटेंस में एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो है इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, एक्चुअली वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, आई ट्रेवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, इस तरीके का ये सेंटेंस होना चाहिए था। लेकिन यहां पे देखिए फ्री वर्स है, फिर भी यहां पे पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच का बहुत सारा यूज पोएट ने यहां पे किया है। अगला स्टैंजा देखते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग अब आ रहा है।
द अर्थ दैट इज सफिशियंट। अब राइटर जो है उन्होंने फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांगनेस या उनका ऑप्टिमिस्टिक नेचर एटीट्यूड बता दिया है। अब वो निकल पड़े। नाउ ही इज ऑफ टू विजिट द प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड। चलो अब मान लेते हैं आपको अगर बता दिया कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारे प्लेसेस विजिट करना है। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो पूरी दुनिया है आज तक किसी ने भी हर एक प्लेस को विजिट नहीं किया है। हम करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, फिर भी वी कैनॉट विजिट ईच एंड एवरी प्लेस ऑन दिस वर्ल्ड। लेकिन पोएट क्या कहता है, देखिए कि द अर्थ दैट इज सफिशियंट। सफिशियंट मीन्स इनफ। सफिशियंट का मीनिंग होता है इनफ। वहां पे आ जाएगा, देखो। हाँ, सफिशियंट का मीनिंग होता है इनफ, मीन्स पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब आप बताओ मुझे, इतना बड़ा ग्लोब है, दुनिया है हमारी, फिर भी वो क्या कहता है, नहीं ठीक है बस घूम लेते हैं इतनी सारी जगह। अरे भैया, किसी को भी इतना घूमना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोएट का एक ओवर स्टेटमेंट हो चुका है। फ्रेंड, जब भी ओवर स्टेटमेंट किया जाता है वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच आती है। यहाँ पे एक ओवर स्टेटमेंट हुआ है तो वो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों हाइपरबली। याद रखना ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम, द अर्थ दैट इज सफिशियंट। हियर एन ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट, एक ओवर स्टेटमेंट देगा जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत बार हम भी क्या करते हैं कि इस तरीके से कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो हम फेंकते हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल होते हैं हाइपरबोली के। हाइपर मतलब बहुत फेंक देना। तो ये फिगर ऑफ स्पीच से भी पता चल जाता है। हाइपर मीन्स बहुत ऊपर वाला फेंक दिया। तो भाई मैं पूरे दुनिया की हर एक प्लेस को विजिट करूंगा, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। लेकिन पोएट सेज दैट द अर्थ इज सफिशियंट टू विजिट। मेरे लिए ये दुनिया, ये पृथ्वी जो है ये सफिशियंट है घूमने के लिए। भाई हम थोड़ी ना दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। तो ये अर्थ ही हमें बहुत है। हम हमारा देश छोड़ के, हमारा स्टेट छोड़ के भी कभी कभी नहीं जाते। I do not want the constellation any nearer. Now the poet says that I do not need of any popular person, any star near me, because I myself is icon or popular. मेरे अभी आसपास किसी भी कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का मतलब है दोस्तों पॉपुलर पर्सनालिटी या ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल। जो भी स्टार होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, ऐसे लोगों के आसपास मुझे नहीं रहना है। यानी कि यहाँ पर एक एटीट्यूड पोएट का हमें दिखाई देता है, दैट इज लोनलीनेस एंड अवे फ्रॉम द फेम। जितना भी फेम है या फिर पॉपुलैरिटी है, उससे अलग रहना पोएट को पसंद आता है। तो पोएट कहते हैं आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। किसी भी स्टार, फेमस पर्सन को मैं आसपास नहीं रखना चाहता, मुझे वो पसंद नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। पोएट ऑल्सो सेज दैट I know they are now very popular, famous personalities in this world, but I don't want with them. I think means poet कहता है कि they are very well wherever they are. वो जहाँ कहीं पर है वो खुश है और उन्होंने वही रहना चाहिए, ऐसा भी poet कहता है। I know they suffice for those who belongs to them. Suffice means enough. ठीक है, पर्याप्त है, enough है। And I know they suffice for those who belongs to them. उनके पास जितना है वो उसमें बहुत खुश है, बस सेटिस्फाइड है। मैं किसी ऐसे पर्सन या फेमस पर्सनालिटीज के साथ नहीं रहना चाहता। इतना भी वो मानते हैं कि वो जहाँ कहीं पर भी है बहुत वेल है, हैप्पी है, खुश है, फिर भी आई डोंट लाइक टू बी विथ them. Still,
स्टिल हियर आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो लास्ट वाला ये जो स्टैंजा है ये इस तरीके के पैरेंथेसिस कर्व ब्रैकेट से अलग किया गया है। अब ये जो कर्व ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, इसके दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। एक तो जहां पे पहले एक वर्ड यूज किया था इसके पहले वाले स्टैंजा में कॉन्स्टलेशंस, मतलब कॉन्स्टलेशंस का मतलब बताया है कि जो भी स्टार लोग होते हैं या क्राउड होता है ना, बहुत सारी पब्लिक होती है, कोई पर्सनैलिटी है, स्टार है, हीरो है, तो वो उस तरीके के लाइफ उन्हें नहीं जीना चाहते, वो अलग रहना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, लोनलीनेस उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो मे बी ये जो पैरेंथेसिस है ये बताते हैं कि अलग रहना, क्राउड से थोड़ा अलग रहना, ये इन्हें शायद बताना होगा। या फिर सेकेंड कि जितने भी उनके दोस्त हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, पोएट उनके साथ रहना चाहता है, इसे अलग बनाए। दोनों तरफ से पैरेंथेसिस ब्रैकेट करके क्लोज कर दिया गया है। एंड क्या कहते हैं देखो, स्टिल हियर आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीशियस का मतलब हमें तो मालूम है बहुत टेस्टी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अलग मीनिंग लिया है। डिलीशियस का मतलब यहाँ पे टेस्टी ऐसा नहीं लिया है। एंड टेस्ट जो होता है वो फूड का होता है, बर्डन का तो टेस्ट होता नहीं, बर्डन तो टेंशन देता है। लेकिन यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया गया है, डिलीशियस बर्डन। फ्रेंड्स, जो बर्डन होता है वो हमेशा टेंशन वाला होता है ना, यहाँ पे बहुत टेंशन आ जाता है, लेकिन पोएट ने कहा है डिलीशियस बर्डन। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पैराडॉक्स। याद रखना ये फिगर ऑफ स्पीच के नाम, यहाँ पे यूनिक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कॉमन तो है हर तरफ, लेकिन यूनिक वाली कौन कौन सी है, मेटाफर है, ओनोमेटोपोइया है, टॉटोलॉजी है, पैराडॉक्स है, मेटाफर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, सॉरी पैराडॉक्स में क्या होता है कि दो अपोजिट आइडिया सही होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया होता है। देन बर्डन, यहां पर देखिए तो बर्डन मीन्स नॉट दैट बर्डन बंडल ऑफ सम थिंग्स, किसी चीज का एक बंडल जो सर पे ले लिया, वो बर्डन नहीं है। यहाँ पे बर्डन जो पीपल के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच बनती है मेटाफर। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स एंड बर्डन, ये अलग अलग है दोनों, लेकिन फ्रेंड्स को डायरेक्टली क्या कह दिया, बर्डन कह दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटाफर। अब देखिए, आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, तो पोएट हैविंग लॉट्स ऑफ स्वीट मेमोरीज रिलेटेड विथ हिज फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं, जो भी प्यारी प्यारी बातें हैं, स्वीट मेमोरीज है, वो साथ में रखना चाहते हैं। आई स्टिल कैरी, कैरी करना मतलब लेके चलना। तो अब ये सारे माइंड में ये सारी बातें उन्होंने फिट कर लिए। ही डज नॉट वॉन्ट टू फॉरगेट एवरी एक्सपीरियंस रिलेटेड विथ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, तो उन्हें वो साथ में रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है डिलीशियस बर्डन। जैसे कि हमारी बचपन की यादें होती है दोस्तों, वो आज भी हम साथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो डिलीशियस है। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वीट मेमोरीज है। तो ऐसे मेमोरीज पोएट भी चाहता है कि वो साथ में रखना है उनके। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, अब वो जो मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज रिलेटेड विथ मैन एंड वुमेन हु केम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, उनके लाइफ में जो जो आदमी, जो जो मैन एंड वुमेन आए, उनके साथ जितने भी स्वीट मेमोरीज थी वो मैं कैरी करूंगा। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, जहां कहीं बार मैं जाऊंगा इनसे अलग होके चला जाऊंगा मैं। आई विल गो फार अवे फ्रॉम ऑल द पीपल दोज हु आर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट टू मी, लेकिन उनसे अलग होके भी मैं उनके साथ रहूंगा, पास रहूंगा। क्यों कि जितने भी अच्छी अच्छी मेमोरीज है उनको मैं हमारे
साथ रखना चाहूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, कैरी कैरी 2 बार आ चुका है, यानी कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का है? रिपीटेशन, है ना? बहुत इजी एग्जांपल था ये। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है टू गेट रीड ऑफ देम। गेट रीड ऑफ मीन्स उनसे छुटकारा पा लेना, टू फ्री फ्रॉम समथिंग। मैं उन्हें कभी भी, आई विल नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स एंड माई रिलेटिव्स और दैट डिलीशियस बर्डन। मैं इन्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूं। यहां पर पोएट का एक एटीट्यूड हमें दिखाई देता है कि हाउ ऑनेस्ट द पोएट इज। देखो कितने ऑनेस्टी से उन्होंने कहा है कि मैं इन्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, यानी कि दो दे आर नॉट नियर टू मी, दे आर फार अवे फ्रॉम मी, स्टिल आई रिमेंबर अबाउट दैट। मैं उनके बारे में सोचूंगा, उनके लिए मैं वरी करूंगा, यानी कि बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने कहा है कि मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि उन्हें भूल जाना, ठीक है ना? देन आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। सो दिस लाइन shows the attitude of thankfulness, gratefulness। ये जो हमारा thankfulness होता है ना, देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें, मीन्स his friends and relatives have given lot of sweet memories to him। बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने दी है। एंड poet is वो भी उतना ग्रेटफुल है ना, कि वो कहते हैं कि आई विल रिटर्न देम, मैं उन्हें ये सारी बातें रिटर्न भी करूंगा। जितना उन्होंने अच्छा मेरे से ट्रीट किया है, मैं उन्हें उतना ही वापस करूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है थैंकफुलनेस ऑफ पोएट। फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो देखो दोस्तों, फिल्ड एंड फिल, ये हमें रिपीट हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटेशन। तो ये था दोस्तों ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, एंड हर सेंटेंस में, हर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है उसके बारे में डिटेल्स। फ्रेंड, इसी तरीके से हम हर एक पोएम का वन शॉट आपके लिए लेके आएंगे। तो चलो मिलते हैं, इसी पोएम का एप्रिसिएशन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।